आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स जो कि हार्ट है प्रेडिकेट का, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब कोई भी कार्य करना। तो आइए बच्चों, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट द्वारा किए गए किसी भी एक्शन मतलब कार्य या स्टेट मतलब स्थिति या फिर उसकी अवस्था को दर्शाता है। बच्चों, यहाँ अवस्था या स्थिति का मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस समय में है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में है यानी वर्तमान में है, या फिर पास्ट में है मतलब भूतकाल में है, या फिर फ्यूचर यानी भविष्य में है, किस अवस्था में है, था या फिर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों आप इन अवस्थाओं को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए इन अवस्थाओं को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अंशिका इज प्लेइंग। अंशिका खेल रही है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है अंशिका और अंशिका क्या काम कर रही है? खेलने का। तो यहाँ पर हमें अंशिका यानी कि सब्जेक्ट का कार्य का पता चला, प्लस हमें यहाँ पर उसकी अवस्था का भी पता चला। अंशिका खेल रही है। इस सेंटेंस में हमने इसका प्रयोग किया, अर्थात कार्य प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है अंशिका इज 10 years old। अंशिका 10 साल की है। बच्चों, इस सेंटेंस में अंशिका कोई कार्य नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ उसके बारे में इतना बताया गया है कि अंशिका जो है वो 10 साल की है, उसकी अवस्था की वह प्रेजेंट यानी वर्तमान अवस्था में है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अंशिका वॉज 10 years old। प्रेजेंट सेंटेंस में जो दिया गया सेंटेंस है उस सेंटेंस में हमने वॉज का एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर वो हमें ये बताती है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट यानी कि अंशिका है, वो कौन सी अवस्था में है? पास्ट की अवस्था में है। अंशिका 10 साल की थी बीते हुए कल में। नेक्स्ट सेंटेंस है अंशिका विल बी 10 years old। अंशिका 10 साल की होगी। कब होगी? भविष्य में। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस में अवस्था यानी कि समय, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य के बारे में बताया गया है। टॉपिक को और अधिक डिटेल में समझने के लिए अब हम बात करेंगे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की। देखिए बच्चों, बेसिकली वर्ब जो है वो 2 टाइप्स की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब यह वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले कार्य, सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले काम की जानकारी देती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक्शन वर्ड्स के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि डांस मतलब नाचना, सिंग मतलब गाना, थिंक मतलब सोचना। बच्चों देखिए, सोचना भी एक काम है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह कार्य जिसमें हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, हमारे हाथों और पैरों में मूवमेंट हो रहा है, उसी कार्य को हम कार्य कहेंगे। थिंक एक ऐसा कार्य है, सोचते वक्त हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो कार्य करता है, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए थिंक भी हमारी एक मेन वर्ब ही कहलाएगी। नेक्स्ट है रीड मतलब पढ़ना, राइट
मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, मिस मतलब याद करना। मिस को समझेंगे, इसको एक एग्जांपल की तरह आप समझिए। मान लीजिए आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और आपके हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी को याद कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन कार्य कर रहा है, तो इसलिए मिस हमारी एक मेन वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट है फील, यानी कि महसूस करना। इसी तरह से बच्चों, इस प्रकार ये सारी हमारी जो हैं वो मुख्य क्रियाएं यानी कि मेन वर्ब कहलाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जिनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की स्टेट यानी कि अवस्था और स्थिति को दर्शाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वे किस अवस्था में है। जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। देखिए बच्चों, यदि हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यदि सेंटेंस में प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो पता चलता है कि वह कार्य प्रेजेंट में अर्थात वर्तमान अवस्था में हो रहा है या होता है। यदि उसी तरह से यदि सेंटेंस में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो उससे बीते हुए कल की बात पता चलती है। इसी तरह से यदि सेंटेंस में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो वह अवस्था आने वाले कल यानी कि फ्यूचर मतलब भविष्य में आएगी। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट की अवस्था का पता चलता है। तो चले बच्चों, अब हम तीनों ही अवस्था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स का, कि वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका प्रयोग होने पर हमें ये पता चलेगा कि वह काम प्रेजेंट में अर्थात वर्तमान की अवस्था में हो रहा है। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव बीन, कैन, मस्ट, शुड, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें वर्तमान अवस्था के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट है पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एक्सेट्रा। ये सभी हेल्पिंग वर्ब हमें बताती हैं कि सब्जेक्ट बीते हुए कल की अवस्था में था। इसी तरह से अब हम बात करेंगे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स की, कि वह कौन सी वर्ब है जिनका प्रयोग यदि सेंटेंस में हुआ है तो इससे पता चलेगा कि वह अवस्था फ्यूचर में भविष्य में आएगी। विल और विल हैव, एक्सेट्रा, ये ऐसे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका सेंटेंस में प्रयोग होना यह दर्शाता है कि यह अवस्था भविष्य में आएगी। इस तरह से वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है कि यह एक्शंस के बारे में बताती हैं, और हेल्पिंग वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट है कि यह स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में बताती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है आकाश इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है।
इस वजह से प्ले हमारी मेन वर्ब होगी, और क्योंकि इसमें इस का प्रयोग हुआ है और इस हमारी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, तो जिससे ये हमें पता चलता है कि यह कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान में हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है या हो रहा था? क्योंकि वॉज का प्रयोग हुआ है, वॉज हमारी पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, यह बीते हुए कल की अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट है ही विल बिकम अ डॉक्टर। विल जो कि फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बताती है कि कार्य भविष्य में होगा। नेक्स्ट रवि एंड हरी आर टॉकिंग। यह सेंटेंस वर्तमान अवस्था को दर्शाता है। लास्ट वन इज स्वाति डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। लास्ट सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस हमें बीती हुई कल की अवस्था के बारे में बताता है। बच्चों यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वह ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा क्यों है? अब ये समझने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब व इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इन दोनों वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ऑब्जेक्ट के यूज़ के आधार पर हमारी वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वैसी वर्ब होती है जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उस वर्ब की एक्शन को रिसीव करने के लिए। इस बात को बच्चों आप कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ ब्रिंग। प्लीज़ ब्रिंग व्हाट? क्या लाने के लिए बोला जा रहा है? इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, मतलब वर्ब को अपना एक्शन रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो मान लीजिए हम इस सेंटेंस को इस तरह बनाते हैं, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया एक गिलास पानी लाइए। तो इस तरह से इस सेंटेंस में अ ग्लास ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इस ऑब्जेक्ट से जो ब्रिंग है उसका एक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में जो ब्रिंग वर्ब है वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कैट कॉट। द कैट कॉट व्हाट? इस सेंटेंस को भी सेंस कंप्लीट नहीं है। सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो हमें अपना सेंटेंस बनाएंगे द कैट कॉट अ रैट। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के प्रयोग के द्वारा हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इस सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है कॉट, वह होगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों शी मेड। शी मेड व्हाट? उसने क्या बनाया? इस सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर नहीं है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वर्ब को अपने एक्शन रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हम सेंटेंस बनाएंगे शी मेड अ केक। इस सेंटेंस में केक होगा
हमारा ऑब्जेक्ट और मेड जो वर्ब है वो होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट के लेसन में आपको पढ़ाया गया था, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए एक ट्रिक भी बताई गई थी कि जो ऑब्जेक्ट क्या का आंसर देते हैं वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिन ऑब्जेक्ट से किसको का आंसर मिलता है वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है मिहिका गेव मी अ पेंसिल। मिहिका ने मुझे एक पेंसिल दी। क्या दी? पेंसिल। तो पेंसिल क्या का आंसर दे रही है, इसलिए पेंसिल होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दी? मुझे दी, यानी मी होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में गेव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। बच्चों यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए केवल ऑब्जेक्ट होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके लिए हम इसी एग्जाम्पल को देखेंगे। यदि हमारा सेंटेंस होगा मिहिका गेव व्हाट, मिहिका ने क्या दिया। इतने सेंटेंस में यह जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, इससे पूरा मीनिंग नहीं मिल रहा है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। यदि हम सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे मिहिका गेव मी, मिहिका ने मुझे दिया। क्या दिया? मी, जो कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका हमने इसमें यूज़ किया है, लेकिन फिर भी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। तो हम सेंटेंस बनाएंगे मिहिका गेव मी अ पेंसिल। मिहिका ने मुझे एक पेंसिल दी। इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। जब क्या दी पता चलेगा तभी सेंटेंस की सेंस क्लियर होगी। बच्चों ट्रांजिटिव का मतलब ही है ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह से दिए गए एग्जाम्पल में हमने देखा कि वर्ब का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हुआ है। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। बच्चों अब आप देखेंगे कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देती हूँ जो प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जैसे ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक, एक्सेट्रा। मतलब इन वर्ब्स को अपनी एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इस तरह बच्चों हमने ट्रांजिटिव वर्ब को तो समझ लिया है, तो चलिए अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट आती हों और सेंटेंस की सेंस भी क्लियर हो, तो ऐसी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे शी इज़ डांसिंग। सेंटेंस में वर्ब जो कि है डांसिंग, इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस की सेंस भी बिल्कुल क्लियर है। तो वर्ब डांसिंग इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है द आइस मेल्टेड। इस सेंटेंस में मेल्टेड हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, और क्योंकि इस वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है, फिर भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस है अद्विक रन्स फास्ट। अद्विक तेज दौड़ता है। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब रन्स है और यह एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि
इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है फास्ट, वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह एक एडवर्ब है। प्लीज़ सिट, सिट हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी गोज़ टू स्कूल। इस सेंटेंस में गोज़ हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है और सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। इस सेंटेंस में यूज़ हुआ टू स्कूल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह एक कॉम्प्लीमेंट है। अब बच्चों हम कुछ प्योरली इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल देखेंगे जो इस प्रकार हैं: क्राई, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड, एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कभी भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप नोट कीजिएगा। There are verbs that can be used as transitive or intransitive depending on the situation. बहुत से verbs ऐसे हैं जो transitive भी हो सकते हैं और intransitive भी हो सकते हैं depending on the situation. When there is object after them, they can be called as transitive, and when there is no object, they are known as intransitive verbs. मतलब जब इन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है और जब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है, वो यह है कि ओनली मेन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सिर्फ मेन वर्ब ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मेन वर्ब की कैटेगरी होती हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कभी ट्रांजिटिव हो जाती हैं और कभी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बेल रैंग लाउडली। इस सेंटेंस में रैंग वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है विच नीड्स नो ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट में जो लाउडली वर्ड यूज़ हुआ है यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यह एक एडवर्ब है। Whereas the peon rang the bell, इस सेंटेंस में रैंग वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है जिस वर्ब की एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है और वो ऑब्जेक्ट है द बेल। दैट मीन्स रैंग इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है राम स्पीक्स टू लाउडली। इस सेंटेंस में स्पीक्स हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है विच नीड्स नो ऑब्जेक्ट एंड राम स्पीक्स द ट्रुथ। इस सेंटेंस में क्योंकि द ट्रुथ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स स्पीक्स इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, दैट मीन्स ब्रोक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। रवि ब्रोक द ग्लास, रवि ने ग्लास तोड़ दिया। ब्रोक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको अपनी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जो ऑब्जेक्ट है द ग्लास। द ग्लास की यूज़ के बाद ही इस सेंटेंस की सेंस क्लियर हुई है, दैट मीन्स ब्रोक इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: ईट, बीट, read, play, etc. These verbs can be used as transitive or intransitive.
ये वर्ब भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी हम थोड़ी और एग्जांपल्स ले लेते हैं। शी इज़ रीडिंग। इस सेंटेंस में रीडिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शी इज़ रीडिंग इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस में भी रीडिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में इन द क्लासरूम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है शी इज़ रीडिंग अ नॉवल। वह एक नॉवल पढ़ रही है। इस सेंटेंस में रीडिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि रीडिंग के साथ इसमें एक ऑब्जेक्ट अ नॉवल का यूज़ हुआ है। सो रीडिंग इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ईट। इस सेंटेंस में ईट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई ईट राइस। राइस जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस में ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ही राइट्स। वह लिखता है। इस सेंटेंस की सेंस बिल्कुल क्लियर है। वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इस सेंटेंस में राइट्स इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में राइट्स के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसीलिए राइट्स इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू।